गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंटिन्यूइंग विद अवर नेक्स्ट टॉपिक। अगर बैलेंस शीट जो है वो गिवन नहीं है आपको ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, क्वेश्चन जब आप कर रहे हैं, उस केस में जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है उससे हम बैलेंस शीट बनाते हैं। इसका एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6। A, B and C are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. They decided to dissolve the partnership. At the date of dissolution, their creditors amounted to 25,000, bills payable 16,000, bank loan 1,20,000 and bank overdraft 11,000. In the course of dissolution, there was an unrecorded asset of 16,500 which was taken over by A at 13,000. Their capital stood at 3 lakh, 2 lakh 10,000 and 1 lakh 45,000 respectively, and journal reserve 55,000. The assets realized rupees 9 lakh 25,000. Prepare realization account, partners capital account and bank account. रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने से पहले जो हमें बनाना है दैट इज उनकी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का जो इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हम लेते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर्स हमें दिए हुए हैं 25,000 के, तो क्रेडिटर्स हमने लिख दिए 25,000। देन बिल्स पेबल 16,000, बैंक लोन 1,20,000, बिल्स पेबल, बैंक लोन, और उसके बाद हमें गिवन है बैंक ओवरड्राफ्ट 11,000 का, तो बैंक ओवरड्राफ्ट 11,000 का। देन नेक्स्ट हमें जो गिवन है दैट इज कैपिटल्स गिवन है हमें, तो पार्टनर्स की कैपिटल हमने लिख दी ए, बी और सी की। उसके बाद हमें जो गिवन है दैट इज आपका जर्नल रिजर्व गिवन है 55,000 का, तो 55,000 का जर्नल रिजर्व हमने लिख दिया। तो बस इतनी ही इंफॉर्मेशन गिवन है। ये जो अनरिकॉर्डेड एसेट है, अनरिकॉर्डेड एसेट है मतलब बैलेंस शीट में वो शो नहीं होगी, उसे रिकॉर्ड ही उसका नहीं है, लेकिन उसे रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा जाएगा। तो ये बैलेंस शीट को जब आपने दोनों साइड्स को हम इक्वल करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपकी सनड्राई एसेट्स होंगे। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। इन सनड्राई एसेट्स को हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे, तो टू सनड्राई एसेट्स अकाउंट 8,82,000। देखिए जो हमने जब डिस्कस किया था परफॉर्मा रियलाइजेशन अकाउंट का, हमने कहा था क्रॉस बन जाता है, तो एसेट साइड की जो अमाउंट है वो डेबिट साइड पे और लायबिलिटी साइड की जो अमाउंट है वो क्रेडिट साइड पे। और सेम तरीके से जब हम उन्हें रियलाइज और रीपे करते हैं तो एसेट जो आपने डेबिट साइड पे लिखी हैं वो क्रेडिट साइड पे रियलाइज्ड अमाउंट आती है, और क्रेडिट साइड पे जो आपने लायबिलिटीज लिखी हैं उनकी पेमेंट्स जो आप कर रहे हो वो डेबिट साइड पे आते हैं। तो दो बार आपका जो क्रॉस है वो बन जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमने लिखना है, सनड्राई एसेट्स को हमने ट्रांसफ़र कर दिया, लायबिलिटीज को हम ट्रांसफ़र करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट तो हमारा जो बैंक अकाउंट हम या कैश अकाउंट हम बनाएंगे वहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, तो बाय बैलेंस डी BD 11,000 हमने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। देन क्रेडिटर्स ट्रांसफ़र कर दिया हमने रियलाइजेशन अकाउंट में, बिल्स पेबल हो गया, बैंक लोन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो आइटम हमें यहाँ पे गिवन है दैट इज जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व को हम डायरेक्टली पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो बाय जर्नल रिजर्व अकाउंट हमने ट्रांसफ़र कर दिया ए, बी और सी की पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। देन नेक्स्ट जो हमें आइटम गिवन है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन है, इसे भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में शो कर देंगे बाय बैलेंस BD 3 लाख, 2 लाख 10,000 एंड 1 लाख 45,000। ये बैलेंस शीट से हमने जो आइटम्स थी उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया। देन इसके अलावा और हमें रियलाइजेशन अकाउंट के लिए जो इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में वो क्या है, इन द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 16,500 which was taken over by A at 13,000। अनरिकॉर्डेड एसेट थी जो टेक ओवर कर ली है ए ने, तो बाय एस कैपिटल अकाउंट अनरिकॉर्डेड एसेट जो उसने टेक ओवर की 13,000 की। क्वेश्चन में लायबिलिटीज आपने पे कर दी है या नहीं की है इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इसे हम एज्यूम करके चलते हैं कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं है रिगार्डिंग लायबिलिटीज पेड तो हम लायबिलिटीज को पे कर देते हैं। तो जब आप दोनों साइड्स को बैलेंस करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपका बैंक की लायबिलिटीज पेड आएगा। देन दोनों साइड्स को जब आपने बैलेंस किया तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, और प्रॉफिट को आप डिवाइड कर देंगे रियलाइजेशन के प्रॉफिट को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग
रेशो में, और इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट 28,000, 16,800 एंड 11,200, और यहाँ पर जो एसेट टेक ओवर की थी ए ने, उसे भी हम रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 13,000। उसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को जब आप बैलेंस करेंगे तो फाइनल जो पेमेंट उन्हें करनी है वो अमाउंट आपको आ जाएगी। तो टू बैंक्स अकाउंट, देन बैंक अकाउंट में जो भी लाइबिलिटीज़ आपने पे की है रियलाइजेशन अकाउंट से टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे जो भी बैंक से रियलाइज हुआ है बैंक में एसेट से, आपको उसकी एंट्रीज को हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड पे एसेट्स रियलाइज, और क्रेडिट साइड पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट लायबिलिटीज जो आपने पे की है, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस था जो आपने उसे पे किया। तो बाय एज कैपिटल, बाय बीज कैपिटल एंड बाय सीज कैपिटल, दोनों साइड्स को जब आप बैलेंस करेंगे तो वो इक्वल आएगा, जो प्रूफ है आपके क्वेश्चन के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का। देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। अगर प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफ़र करने के बाद रियलाइजेशन अकाउंट से जो आपको हुआ है, जब आप उसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और सभी दूसरी एडजस्टमेंट्स करने के बाद अगर जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है वो शो करता है डेबिट बैलेंस, तो जो पार्टनर है इंसॉल्वेंट अगर बन जाता है, तो जो भी उस पार्टनर का अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है, जो डेफिशिएंसी है उसके कैपिटल अकाउंट की, उसे जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो बियर करेंगे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वो किस रेशो में उस डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। सॉल्वेंट पार्टनर जो हैं किस रेशो में इंसॉल्वेंट पार्टनर की डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। इसके लिए जो डिसीजन है जो गार्नियर वर्सेस मूरे के केस में हुआ था वो एक एग्जाम्पल है कि जो लॉस है वो किस रेशो में बियर करना चाहिए। जो गार्नियर वर्सेस मूरे के केस का जो फैसला आया उससे पहले जो लॉस था वो बॉन्ड किया जाता था, सॉल्वेंट पार्टनर्स उसे बॉन्ड करते थे इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लेकिन जो गार्नियर वर्सेस मूरे का केस है इसमें डिसाइड हुआ कि जो लॉस अराइज हो रहा है आपको ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर वो कैपिटल लॉस है। तो इसीलिए जो सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं उन्हें वो लॉस बियर करना चाहिए इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, ना कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जो रूल है गार्नियर वर्सेस मूरे का वो क्या है, हम एक उनका क्वेश्चन देख लेते हैं उसका। गार्नियर, मूरे एंड विल्किंस वर थ्री पार्टनर्स. Their capitals were unequal, but they shared the profits or losses equally. After the dissolution of firm, but before the settlement account, the position was as under. वो क्या थी? कैपिटल अकाउंट गार्नियर और मूरे का था, कैश बैलेंस शो हो रहा है, विल्किंस कैपिटल है और रियलाइजेशन का लॉस है। On the date of insolvency of Wilkins, the partners' capital account was prepared as follow. कैसे प्रिपेयर किया गया? उनका कैपिटल बैलेंस ट्रांसफर किया गया। गार्नियर और मूरे का जो बैलेंस है क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस पीडी 2500 एंड 314, और विल्किंस का जो बैलेंस है टू बैलेंस पीडी डेबिट साइड पे 263। देन जो रियलाइजेशन का लॉस है वो उनमें डिवाइड कर दिया गया, इक्वल है, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड पे तीनों में इक्वल आपने डिवाइड कर दिया। अब जब हम ये रियलाइजेशन लॉस डिवाइड करने के बाद बैलेंस देखते हैं कि किसका कितना बचा है, तो जो विल्किंस है उसका जो अकाउंट है वो शो कर रहा है डेफिशिएंसी, वो कितनी की 475 की, क्योंकि उसका जो कैपिटल अकाउंट था उसमें बैलेंस ऑलरेडी डेबिट बैलेंस था, उसके बाद लॉस भी उसमें ऐड हो गया, तो 475 का जो डेबिट बैलेंस है वो शो कर रहा था। अब क्वेश्चन ये था कि जो विल्किंस है वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसके प्राइवेट एस्टेट से कुछ भी रिकवर नहीं हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू 475 जो है वो किस रेशो में डिवाइड होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 ऑफ ब्रिटिश पार्टनरशिप एक्ट, जो विल्किंस की डेफिशिएंसी है 475 की, उसे ट्रीट किया जाएगा एज अ ऑर्डिनरी लॉस, और उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा अमंग सॉल्वेंट पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो उन्होंने क्या किया, ये जो 475 था इसको डिवाइड कर दिया उन्होंने विल्किंस और जो
विल्कन्स का लॉस था उसे डिवाइड कर दिया उन्होंने गार्नियर और मूरे के बीच में, और वो क्या था 237.50 एंड 237.50 बाय गार्नर्स कैपिटल अकाउंट, विल्कन्स के कैपिटल अकाउंट का जो लॉस उसने बियर किया, और बाय मूरेस कैपिटल अकाउंट 237.50। और सेम की एंट्री जो हम डेबिट साइड पे कर देंगे टू विल्कन्स कैपिटल अकाउंट 237 एंड 237 से एंट्री हो गई। अब जो है इसके अकॉर्डिंग जो मूरे को पे किया जाना था अमाउंट वो बनता है 135.50, और जो गार्नर को पे किया जाना था वो बनता है 2050.50। डिस्प्यूट क्या अराइज हुआ, मूरे कहता है कि जो इंसॉल्वेंसी की वजह से लॉस हो रहा है हमें, जो विल्कन्स इंसॉल्वेंट हुआ तो उसका जो लॉस हमें बियर करना पड़ रहा है वो लॉस कैपिटल लॉस है, तो उसे हमें कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। जबकि गार्नर बोलता है कि जो लॉस है वो शेयर होना चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो वो दोनों कोर्ट गए और कोर्ट में जस्टिस जॉयस ने डिसीजन दिया। वो उस डिसीजन उन्होंने क्या दिया कि जो लॉस ऑन रियलाइजेशन हो रहा है वो तो डिस्ट्रीब्यूट होगा सभी पार्टनर्स के बीच में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। सॉल्वेंट पार्टनर्स जो अपना शेयर ऑफ लॉस है उसे कैश में लेके आएंगे, और जो डेफिशिएंसी बनती है कैपिटल की इंसॉल्वेंट पार्टनर की उसे सॉल्वेंट पार्टनर्स बियर करेंगे लेकिन कैपिटल रेशो में। और जो कैलकुलेशन होगी कैपिटल रेशो की वो किस बेसिस पे होगी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपिटल जो शो हो रही हैं बैलेंस शीट में जस्ट प्रियोरियर टू डिसोल्यूशन। तो कैपिटल रेशो फाइंड आउट करने के लिए ये जानना जरूरी है कि जो पार्टनर्स के कैपिटल हैं वो फिक्स्ड हैं या फ्लक्चुएटिंग है। तो उस कनेक्शन में क्या रूल्स फॉलो होंगे कि अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो जो डेफिशिएंसी है कैपिटल की इंसॉल्वेंट पार्टनर की वो डिस्ट्रीब्यूट होगी इन द रेशियो ऑफ कैपिटल जो बैलेंस शीट में शो हो रही है। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो जो एडजस्टमेंट है रिलेटिंग टू रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डेबिट क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सभी चीजें करने के बाद पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसके बाद जो डेफिशिएंसी इंसॉल्वेंट पार्टनर की है उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उस रिजल्टिंग कैपिटल की रेशो में। जो इन सब एडजस्टमेंट्स के बाद जो कैपिटल का बैलेंस शो हो रहा है सॉल्वेंट पार्टनर्स के अकाउंट में उस रेशो में जो है जो कैपिटल लॉस है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इस रूल का यूज इंडिया में कैसे होता है और कैसे अगर हम गार्नियर वर्सेस मूरे का डिस्प्यूट देखें तो कैसे अकॉर्डिंग टू जो जस्टिस जॉयस ने फैसला दिया उसे अप्लाई किया जाएगा, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।